म्यांमार रिलेशन। आपको पता है म्यांमार छोटा है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ है। रोहिंग्या रिफ्यूजीज, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें जो हम यूजुअली नहीं जानते, यूजुअली हम इम्पोर्टेंस ध्यान नहीं देते, उन चीज़ों को हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं। पहले जानते हैं कि थोड़ा बहुत म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। एग्जैक्टली म्यांमार कहाँ पर है, कैसा है, क्या सीन है, ठीक है। तो म्यांमार को हम पहले बर्मा बोलते थे और ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में बिलोंग करता है। जब आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो ये म्यांमार आपको साउथ ईस्ट रीजन में दिखेगा और ये मेंबर रहा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियंस का मेंबर है सिंस 1997 से। अब बात करें कि ईस्ट इंडिया ने इसे कंट्रोल में लिया था आफ्टर द इफेक्टिव तीन एंग्लो बर्मिश वार के बाद इसको लिया था, ठीक है, जीता था, ठीक। तो इसको इंडिपेंडेंस थी, हमारे साथ ही इंडिपेंडेंस हुआ है। हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन जो म्यांमार है उसको 1 साल और ज़्यादा लग गया, और जो कि हुआ था 1948 में, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द कि इस देश में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एथनिकल लड़ाइयाँ चलती हैं, स्ट्राइक चलती हैं, जो कि कभी हर टाइम पे सिविल वार होते रहते हैं, जो कभी नेवर एंडिंग, कोई एंडिंग नहीं होता है। ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता है एज अ यूनाइटेड नेशन के द्वारा, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। एज यू ऑल नो, म्यांमार मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, एशियन का, बिम्स्टेक का, बट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसमें कुछ कन्फ्यूजन आता है कि लाइक इंग्लैंड ने, ब्रिटिश ने जिन जिन देशों पे कब्जा किया, जिन जिन देशों पर राज किया है, वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर हैं, लेकिन म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये था। और अब बात करते हैं कि म्यांमार का इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है। ये अब बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लो, ठीक है। बात करें इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस तो की बात करें तो दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड है। एग्रीकल्चर सेक्टर में डोमिनेट करते हैं दोनों कंट्री, इंडिया म्यांमार। और गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छा है, तो ये एनर्जी डिमांड करता है इंडिया, तो गैस और एनर्जी रिसोर्स काफ़ी अच्छा है। और ONGC एक्टिविटी यहीं पर होती है, जो ऑफ शोर गैस और ऑयल फील्ड है म्यांमार में, वो यहाँ से होता है। बात करें पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की, तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इंडिया और म्यांमार के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी 1951 में, और इंडिया और म्यांमार गवर्नमेंट के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं रीजनल एंड सब रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और बात करते हैं कि म्यांमार कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता है परमानेंट सीट देने के लिए, परमानेंट सीट मेंबर UN काउंसिल में। म्यांमार ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, ऑलवेज सपोर्टिंग फेज में रहता है। अब बात करें स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट, इट्स अ वाइड जंक्शन ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड बोल सकते हैं ईस्ट एशिया। इंडिया का ये पार्ट है एक्टिव ईस्ट पॉलिसी का, और म्यांमार सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण प्ले रोल करता है इंडिया के लिए, जो कि सिक्योर करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन, अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है। और अब बात करें कि इट्स अ गेटवे ऑफ एशियान, एशियान्स के लिए गेटवे है, मतलब एक एंट्री गेट के तौर पे। बात करें कल्चरल इंपॉर्टेंस, तो एज अ बुद्धिस्ट डोमिनेंट कंट्री है, 80% पॉपुलेशन बुद्धिज़्म फॉलो करता है म्यांमार का। और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कल्चरल और एथनिकल लिंक हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है म्यांमार के साथ। इंडिपेंडेंस ऑफ म्यांमार इन 1948, जो इंडिपेंडेंस हुआ था म्यांमार का 1984 में हुआ था, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि 3 एंग्लो बर्मिश वार चले थे, और म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ 1948 एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। और ये इंडिया के लिए और आसपास की कंट्रीज़ के लिए सब काफ़ी पॉजिटिव थिंग थी कि अपने यहाँ पर और एक और देश डेमोक्रेटिक कंट्री आ गया। तो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाए, और इस पर प्रॉब्लम आ जाता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा, रेड फ्लैग, वाइट फ्लैग, और 30 कॉमरेड्स, बर्मा आर्मी एंड सो ऑन। ये सारी जो पावर हैं वो जो डेमोक्रेसी को नहीं चलने देती, इसमें आर्मी रूल ले आती है, ठीक है। अब बात करें मिलिट्री रूल 1962, हम भी बिजी होते हैं चाइना के साथ, और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस चलता है, तो ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर पे ही बिजी रहता है। तो कॉप डिफीट करते थे 1964 में, और म्यांमार एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाता है। और इसमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशल रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा एडॉप्ट करते हैं 1974 में, और 1988 तक वन पार्टी सिस्टम आ जाता है म्यांमार में। और 1988 में
एक अपसेट होता है, अपराइजिंग होता है, जिसे हम क्वाड 8 अपराइजिंग बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमिकल मिसमैनेजमेंट होता है, पॉलिटिकल ऑपरेशंस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा करते हैं गवर्नमेंट का। और क्वाड 8 अपराइजिंग बोलते हैं। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डे होता है म्यांमार की कंटेस्ट में, और प्री डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, तो इसमें चैलेंजिंग होती है बहुत ज़्यादा। और बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी इस पर ग्रिप कर लेती है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सोशल अफेयर, और एक्सट्रीम की पॉवर्टी से गुजरना पड़ता है म्यांमार को। और प्रोटेस्ट का मेन एम होता है ट्रांसफ़र करने के लिए पावर को मिलिट्री टू सिविल गवर्नमेंट। तो सिविल वार हो जाता है, मिलिट्री रूल था तो सिविल वार होता है, और यहाँ पर ये सारा इशू चलता रहता है। लेकिन अभी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता, डेमोक्रेसी से मिलिट्री हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिविल वार करते हैं तो मिलिट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लंबे समय के बाद 1962 के बाद 2015 में जनरल इलेक्शन होते हैं। 2015 में जनरल इलेक्शन होते हैं, 8 नवंबर 2015 में जनरल इलेक्शन होते हैं, और दीज वर द फर्स्ट ओपनिंग कंटेस्ट। एक चुनाव होता है और उसमें नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी बनती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीत जाती है। और 15 मार्च 2016 में हितिंक्यो एक फर्स्ट नॉन मिलिट्री प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ के। और सुकुई मानी जाती है न्यू क्रिएटेड रोल स्टेट काउंसलर एज ए प्राइम मिनिस्टर रोल करती है, वहाँ पर प्ले रोल करते हैं। अब बात करते हैं हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम। फ्री मूवमेंट रेजिम में क्या है, एज ए नेम से देख सकते हो, फ्री मूवमेंट मतलब कोई वीज़ा वगैरह नहीं लगेगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, तो फ्री मूवमेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ लाइक क्यों गई थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और म्यांमार गवर्नमेंट ने कंसिडर किया कि जो अपने हिस्टोरिकल टाइज है म्यांमार के साथ, इंडिया के साथ, वो बहुत पुराने हैं, तो उनमें लिंक है। तो उसमें बोला गया था कि वो 16 किलोमीटर 13 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। इसे ट्राइब के लिए, जो जनजातियाँ रहती है उनके लिए ओपन किया गया था। लेकिन अब आज की कल्चर की बात करें तो इसका मिसयूज़ हो रहा है। इसका मिसयूज़ मिलिटेंट्स यूज करते हैं एक स्मगलिंग के लिए, स्मगलिंग वेपन्स और फेक इंडियन करेंसी, और बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते हैं इस चीज़ के लिए। और कंसाइडेंटली छुपने के लिए इंडिया का म्यांमार में छुप जाता है, म्यांमार का इंडिया में छुप जाता है। तो इट्स ए थ्रेट फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एंड म्यांमार नेशनल सिक्योरिटी, राइट। दो पॉइंट में थ्रेट होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और आगे देखेंगे कि हम जो मिलिट्री ने अपने इंडियन आर्मी ने ऑपरेशंस किए थे, यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। देखेंगे आगे क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। और बाकी आपको ये दृष्टि सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे लिखें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।